हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज़ एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी वन शॉट रिवीजन क्लास। आज हमारी यूनिट 5 की वन शॉट रिवीजन क्लास है। देखो, यूनिट है क्या हमारी यहाँ पर? यूनिट 5 है हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी लाइन इंटीग्रल की। लाइन इंटीग्रल होती क्या है? देखो, इन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड द पाथ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ जेड डी जेड कैन बी अलोंग एनी कर्व फ्रॉम जेड इज इक्वल्स टू ए टू जेड इज इक्वल्स टू बी। लाइन इंटीग्रल क्या है? एक कोई भी हमारा कोई फंक्शन है, उस पर जिस फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन है ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, अगर इस इंटीग्रल पर मतलब इस z इज इक्वल्स टू a से और z इज इक्वल्स टू b के अलोंग अगर हम किसी फंक्शन पर क्या निकालना है? इंटीग्रल निकालना है, तो वही हमारा मतलब पाथ हमारा क्या कहलाया जाता है? लाइन इंटीग्रल कहलाया जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड। हमें क्या करना है? जिस भी अलोंग मतलब जिस भी कर्व के अलोंग हमें क्या निकालना है? उस फंक्शन पर हमें पाथ निकालना है। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाया जाता है? लाइन इंटीग्रल होता है। तो देखो क्या है हमारे यहाँ पर, हमें किसके कर्व के अलोंग निकालना है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व के अलोंग हमें क्या करना है? इस इंटीग्रल पर अपना पाथ फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे भाई, हमें क्या करना है? इस इंटीग्रल पे लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये एफ जेड क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई गिवन है। हमें किसके अलोंग निकालना है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अलोंग निकालना है। हम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अलोंग निकालेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर इस इंटीग्रल में भाई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अलोंग निकालना है, हम y की जगह पर क्या कर देते हैं? एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। और देखो एफ जेड यहाँ पर डी जेड है, अब हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। अब हमें पता है z क्या होता है हमारा? x प्लस आयोटा वाई। अगर मैं डी जेड निकालू तो क्या आएगा? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो ये यहाँ से हटा दे से। देखो यह है हमारा। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन हुआ भैया है हमारा आयोटा डी वाई। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमने यहाँ पर क्या लिया? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व के अलोंग निकाला था ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy इज इक्वल्स टू 2x dx। तो इस dy की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2x प्लस dx, क्योंकि हमें dx में लेना है फंक्शन। तो देखो लिमिट क्या लेंगे? और हम यहाँ पर इंटीग्रल की भाई x में बना रहे हैं तो हम x की लिमिट लेंगे। ये लिखा हुआ है 0, वैसे हम लिख सकते हैं 0 को 0 प्लस 0 आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा। हमें पता है ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, आयोटा हटा दे तो ये हम यहाँ पर लिमिट क्या आएगी? 0 टू 1। तो यहाँ पर आई हमारी लिमिट 0 टू 1। यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर 1 प्लस आयोटा, dx की जगह रखा, dx तो एज इट इज रहा, और यहाँ पर हमारा आयोटा 2x dx यह है हमारा। तो देखो 0 टू 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस आयोटा, यहाँ से हमने dx को मिल लिया तो 1 प्लस आयोटा 2x dx यह है हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? नॉर्मल इसको इंटीग्रेट करना है। भाई नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं। देखो 1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा भाई, अगर मैं देखूं इसे कांस्टेंट है क्योंकि 1 प्लस आयोटा मैंने बाहर लिया, तो 0 टू 1 यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये टर्म बची, इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई की तो आयोटा 2x क्यूब हुआ, और यहाँ पर ये dx हुआ। अब देखो 1 प्लस आयोटा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, यह आया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस आयोटा 2x की पावर 4 बाय 4 और 0 टू 1। यहाँ पर आया 1 प्लस आयोटा, और देखो लिमिट पुट की तो 1 बाय 3 प्लस ये 2 है हमारा 2 बाय 4, तो यहाँ पर आया आयोटा बाय 2, और बाकी देखो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा ये बनेगा यही। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 1 प्लस आयोटा एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ गया हमारा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो 2 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस के 3 और अपॉन में 6। अगर इसे सोल्व किया तो ये आया 5 आयोटा माइनस 1/6। ये आ गई हमारी यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम आगे कोची इंटीग्रल थ्योरम। अब कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या है? If a function f(z) is analytic and its derivative continuous at all point inside and on a simple closed curve C, then integral of C f(z) dz is equals to 0। क्या कह रहा है? एक फंक्शन है हमारे पास, if a function f(z) is analytic, हमारे पास क्या एक फंक्शन f(z) है जो क्या है, एनालिटिक है, and its derivative f(z) continuous at all point inside the circle। जो भी हमारा एक क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन मतलब उसके सभी डेरिवेटिव हमारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। एंड अ क्लोज्ड कर्व, किस कर्व पर भाई, ये क्या कह रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। देखो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व C है और इसके अंदर, इस कर्व के अंदर हमारे पास क्या एक फंक्शन है f(z) जो क्या है, एनालिटिक, और इसके जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट के मतलब इस कर्व के अंदर सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा है, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तो क्या कह सकते हैं हमें, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, 0 है। ये हमारी क्या है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। आया सभी को समझ में क्या है कॉची इंटीग्रल थ्योरम? कि हमारे कर्व के अंदर किसी f(z) पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और उसके डेरिवेटिव सभी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखो आगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अभी हमने क्या देखा, कॉची इंटीग्रल थ्योरम देखी, अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस के लिए। तो देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, लेट f(z) बी एन एनालिटिक function in a region D and let C be a closed curve in C. If z0 is any point in D, then क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है C और इस क्लोज्ड कर्व के अंदर एक रीजन है D और इस रीजन के अंदर हमारा कोई फंक्शन है f(z) be an analytic function in a region D and let C be a closed curve in a C. C क्या है, हमारे पास क्लोज्ड कर्व है और इस क्लोज्ड कर्व में एक रीजन है हमारा और उस रीजन के अंदर हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। फिर हमें क्या निकालना है कि z0 इज एनी पॉइंट इन D। इस D डोमेन के अंदर हम क्या मान के चलते हैं, एक पॉइंट है z0 और उस पॉइंट की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम उस पॉइंट पर क्या देखें, वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, f(z0) इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ f(z) अपॉन z माइनस z0 dz। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से पॉइंट निकलेगा। जिस पॉइंट पर भी हमें क्या करनी है, उस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें z0 पर करनी है तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ f(z) अपॉन z माइनस z0 dz। अगर देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस 2 पाई आयोटा को इधर ले गए भाई, यहाँ पर आ गए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी f(z) अपॉन z माइनस z0 dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f(z0)। जिस पॉइंट पर भी हमें क्या करनी है, अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल ऑफ z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 z माइनस 4 dz विद डोमेन। हमें क्या कह रहा है, ये हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है इस डोमेन में। भाई हमें इस डोमेन में क्या करनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर रीजन के अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी। अगर एनालिटिक नहीं है तो उसकी, अगर देखो माना यहाँ पर ये हमारा रीजन D है, अगर इस रीजन D के अंदर ये हमारे क्लोज कर्व है, उस क्लोज के अंदर कर्व के अंदर हमने एक रीजन माना, अगर इस रीजन के अंदर हमारा कोई पॉइंट है z0, अगर z0 हमारा फंक्शन मतलब z0 है, इस पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट पर भाई कुछ वैल्यू होगी उस इंटीग्रल की, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू ही हमें यहाँ पर उस फॉर्मूले से फाइंड करनी थी, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से। तो देखो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब वो किस तरीके से फाइंड करनी है। हमारा इंटीग्रल ये है, पहले हम सर्कल ही देख लेते हैं भाई, डोमेन देखते हैं। अब डोमेन है हमारा ये,
क्या है, मोड z लेस देन 3। भाई सर्कल ही लिखा हुआ है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे सेंटर तो हमारे 0 है, रेडियस हमारी 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूँ तो सर्कल ड्रॉ होगा हमारा यहाँ पर, भाई इस तरीके से सर्कल हुआ। यहाँ पर ये 3 0 कोऑर्डिनेट, भाई यहाँ पर सेंटर क्या है 0 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर माइनस 3 0, और यहाँ पर 0 3, और यहाँ पर 0 माइनस 3, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हुए। अब हमें यहाँ पर देखना है पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पर क्या निकालने पड़ेंगे, पहले पोल्स निकालने पड़ेंगे, और हमें पता है पोल्स किससे निकलते हैं, डिनोमिनेटर को अगर हम फंक्शन की डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 रखते हैं, उससे जो भी हमारे पॉइंट आते हैं तो वो हमारे पोल्स आते हैं। अगर हम न्यूमिनेटर की वैल्यू को 0 रखते हैं तो उससे हमारे नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को पुट करते हैं 0 के इक्वल, तो हमारे क्या निकलते हैं, पोल्स फाइंड होते हैं। अगर न्यूमिनेटर को 0 के इक्वल रखा तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड होते हैं। तो नाउ अगर हम देखें पोल्स तो क्या होगा हमारे z माइनस 2 z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे z इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है और z इज इक्वल्स टू 4। अब जो इस सर्कल के मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे। अगर जो पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड है तो उसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे, उसकी वैल्यू हमारी 0 है। आया भाई सभी को समझ में। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये है हमारा। अब देखो z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस सर्कल के अंदर बात करूं यहाँ पर देखो z इज इक्वल टू 2, 0 से 3 तक की रेडियस है भाई, 2 तो इसके अंदर आ रहा है पॉइंट, लेकिन 4 जो है ये 4 हमारा क्या जा रहा है, इसके बाहर जा रहा है। तो z इज इक्वल टू 4 पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, मतलब इस पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा है भाई, ये पॉइंट जो है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमें बस सिर्फ इस पॉइंट पर निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर हम, भाई पोल्स तो हमें पता है सिंगुलैरिटी होती है। अब नाउ बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है क्या, हमें क्या लेना है, इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट। भाई ये है हमारा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखो हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, हम निकालते हैं एट जेड नोट इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर। तो इंटीग्रल एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस मतलब 2 आएगा यहाँ पे डी जेड, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पे निकलेगा किस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीग्रल है हमारा यहाँ पर, ये कहाँ गया इंटीग्रल, इंटीग्रल था हमारा ये z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2, इंटीग्रल z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 और इनटू में z माइनस 4, ये है। हमें किस पॉइंट पर निकालना है, z इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर, भाई इस पॉइंट पर निकालना है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब हमारा यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा एफ जेड। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है एफ जेड। देखो एफ जेड की अगर मैं बात करूँ तो एफ जेड हो जाएगा यहाँ पर जेड प्लस 2 अपॉन में जेड माइनस 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या एफ जेड। तो देखो अब निकालो यहाँ पर हमें, क्योंकि z पॉइंट पर निकालना है तो अब मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 और यहाँ पर आ गया सॉरी z माइनस 4, यहाँ पर ये 4 है 4, यहाँ पर आ गया z माइनस 2, यह है हमारा। अब इसको हमने मान लिया एफ जेड। तो फॉर्मूला क्या था 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, और किस पॉइंट पे निकाला हमने 2 पर, तो 2 पाई आयोटा एफ जेड क्या है हमारा ये z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 4, इस पॉइंट पर निकालना है z इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां z है वहां क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। तो देखो 2 पाई आयोटा और ये आ गया 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 4, और देखो इसे सोल्व करो 2 पाई आयोटा ये आया 4 अपॉन माइनस 2, ये से कैंसिल हुआ तो 2 आया, ये आया माइनस के 4 पाई।
ये हमने निकाला पॉइंट किस पर, 2 पर। अगर मैं 0.4 की बात करूं, भाई 0.4 पे भी निकालना है। एट z is equals to 4, here z is equals to 4 point lies outside the circle। ये पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल के बाहर है, तो देन इट्स इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, क्या हो गई इसकी वैल्यू, 0 हो गई। तो हमारा फंक्शन क्या आया भाई, हमारा फंक्शन यही आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4 पाई आयोटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पर, तो इस वैल्यू पर हमारा क्या आ रहा है फंक्शन, भाई सर्कल के बाहर है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो बचा यही, तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। आया सभी को समझ में किस तरीके से निकलेगा। अब देखो बस हमें यहाँ पर चेक करना है, जो भी हमारे पोल्स हैं वो अगर हमारे सर्कल के अंदर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उस सर्कल के अंदर जो पॉइंट है उन पर तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो सर्कल के बाहर है उस पर हम वैल्यू उसकी हम कह सकते हैं कि वो 0 है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इवैल्यूएट इंटीग्रल e की पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz ओवर द सर्कल। हमें किस सर्कल पर देखना है, मोड z इज इक्वल्स टू 2 पर। अब देखो मोड z इज इक्वल्स टू 2 की बात करें, सेंटर 0 है और रेडियस है हमारी 2, तो यहाँ पर लिखा हमने -2 0, भैया आ गए हमारे 0 2 और यहाँ पर 0 -2, और सेंटर तो हमें पता ही है 0 0 है। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ। अब देखो अगर मैं पोल्स की बात करूँ, यहाँ पर पोल्स क्या आएंगे भाई, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखना है, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -k1 और z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के आयोटा, भाई प्लस माइनस आयोटा है। अब हमें देखना है कि ये सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, तो z की वैल्यू क्या आई है हमारी, यहाँ पर एक आयोटा आई है और एक माइनस आयोटा आई है। ठीक है भाई, ये 2 वैल्यू आई है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, ये देखना है, ये लिखा हुआ है आयोटा, इसे मैं लिख सकती हूँ 0 और 1, भाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख सकते हैं 0 और 1, भाई 0 प्लस आयोटा है ना, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें लिख सकते हैं 0 1, और माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं 0 -1। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखना है। तो देखो अब हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला पॉइंट आयोटा, ये हमारा कहाँ आ रहा है भाई, x तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई करेगा आयोटा पॉइंट, और माइनस देखें तो माइनस पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई करेगा। मतलब ये पॉइंट क्या है, हमारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं भाई, इनसाइड है सर्कल के, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट पर हमारी क्या होगी, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दे z1 एंड z2 पॉइंट्स लाइज इनसाइड द सर्कल, हेयर z1 and z2 points lies inside the circle। अब ये सर्कल के अंदर है, तो देन इंटीग्रल की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये है हमारा e की पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। देखो अब हमारे नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। इसको पहले हम रिजोल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, इसे मैं लिख सकती हूँ z प्लस आयोटा और प्लस 1 अपॉन z माइनस आयोटा, भाई लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। रिजोल्व करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में करा तो a प्लस आ गया a अपॉन z प्लस आयोटा प्लस b अपॉन z माइनस आयोटा। भाई देखो इसको हमने क्या लिखा, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और हमें पता है इसको रिजोल्व करना है, तो हमें इसको इस तरीके से लिखा, हमने लिख दिया। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरीके से करनी है, देखो भैया इसको भी मैंने लिख, ये तो हमारा z स्क्वायर प्लस 1 था, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 अपॉन z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, और a अपॉन z प्लस आयोटा और यहाँ पर b अपॉन z माइनस आयोटा। a b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड करूँ z प्लस आयोटा की, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई,
z की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू को हमें इस वाले फंक्शन में रखना, बाकी सब में रखना है। तो माइनस आयोटा माइनस के 2 आयोटा, तो यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 1/2 आयोटा। ऐसे हम यहाँ पे निकाला b की वैल्यू, भाई z माइनस आयोटा को 0 के इक्वल रखा, तो z की वैल्यू आयोटा आ गई, और इस z की वैल्यू आयोटा को हमें इस फंक्शन में नहीं रखना, यहाँ पे रखना, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा। तो देन फंक्शन हमारा क्या हुआ, देन e की पावर z, भाई हमारा क्या था फंक्शन, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 आयोटा z प्लस आयोटा, और b की वैल्यू 1/2 आयोटा z माइनस आयोटा। भाई ये आ गई हमारी वैल्यू। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें चाहिए इंटीग्रल की वैल्यू। तो देखो अब हम यहाँ पे कैसे करें, भाई e की पावर z भी तो था, e की पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने क्या लिख दिया, भाई ये आ गया। तो देखो e की पावर z माइनस में आया, इंटीग्रल ऑफ 2 आयोटा z प्लस आयोटा, ये आया, और फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर z 2 आयोटा z माइनस आयोटा, और यहाँ पर dz। हमने क्या किया, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, यह है हमारा। अब देखो यहाँ से माइनस 1/2 आयोटा बाहर लिया, तो यहाँ पर बचा e की पावर z अपॉन z प्लस आयोटा, और dz, यहाँ से भी 1/2 आयोटा बाहर आया, तो यहाँ पर बचा e की पावर z अपॉन z माइनस 1 dz। यह है हमारा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमने यहाँ पर क्या निकाला था, भाई दोनों पॉइंट हमारे क्या थे, सर्कल के अंदर थे, तो यहाँ पर मैंने निकाला था -1 के लिए, और यहाँ पर ये आयोटा है, यहाँ पर आयोटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर -1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगी, भाई ये माइनस के 1/2 आयोटा तो रहा, और ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ जेड माइनस के आयोटा, और हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या है एफ जेड की, e की पावर z ही है, क्योंकि नीचे तो और कुछ है नहीं, बस हम इस पॉइंट पे निकाल लें, तो ये आ गई हमारी। फिर प्लस यहाँ पर सेम एज इट इज 1/2 आयोटा, इसके लिए निकालें, भाई हम आयोटा के लिए निकाल लें, तो 2 पाई आयोटा तो है ही, और हमारा क्या था एफ जेड मतलब एफ आई। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करो, माइनस के 2 आयोटा 2 पाई आई, यहाँ पे रखा e की पावर माइनस के 1, यह आया, और प्लस 1/2 पाई आई, ये 2 पाई आई, और यहाँ पर आ गया e की पावर आयोटा, ये भी हमारा माइनस आयोटा, ठीक है, ये आ गया इतना। अब देखो, अब यहाँ पर ये प्लस आयोटा, एक में माइनस आयोटा, अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, भाई यहाँ पर 2i से ये कैंसिल हुआ, और इस 2i से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस के पाई e की पावर माइनस आयोटा, और फिर प्लस पाई e की पावर आयोटा, भाई ये बचा हमारा। देखो अब यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन लूँ, तो यहाँ पे आएगा e की पावर आयोटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा, भैया है। अगर मैं इसमें 2 से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। 2 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 2 पाई आयोटा, और ये क्या आता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2i साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा, थीटा की वैल्यू 1 है ना, साइन हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है। तो 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारे यहाँ पर वैल्यू, हमें पता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, ठीक है। बाकी वरना इसको हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, बाकी ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया तो थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना ही हमारा आंसर यहीं पर भी आ सकता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो, अब ये सर्कल है हमारे पास, क्या है हमारे पास यहाँ पर इवैल्यूएट, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर हम, सर्कल क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर हम बात करें सर्कल की इक्वेशन की,
ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर हमारे क्या है, सेंटर हमारे यहाँ पर 0 0 है और रेडियस हमारी यहाँ पर 2 है, भाई स्क्वायर है तो हमारी 2 का स्क्वायर 4 होगी। तो अब अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो ये सर्कल हमारा इस तरीके से हुआ, रेडियस हमारी क्या है 2 0 और यहाँ पर है हमारी -2 0, सेंटर है हमारे यहाँ पर 0 0। अब हम पोल्स की बात करते हैं, देखो अब हम इस पे निकालेंगे तो हमारे z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्या आ रहे हैं पोल्स। तो z की वैल्यू क्या आ गई +-1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी +-1। अब देखें तो प्लस और -1, भाई -1 हमारा यहाँ पर लाई करेगा कहीं और यहाँ पर हमारा +1 लाई करेगा, मतलब क्या है ये दोनों पॉइंट हमारे सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो देखो here z is equals to 1 and -1 lies inside the circle, then भाई इनसाइड कर रहे हैं मतलब सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल है हमारा dz अपॉन z स्क्वायर -1 dz अपॉन z स्क्वायर -1। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z प्लस 1 dz और प्लस 1 अपॉन z -1 dz। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो भैया है हमारा, इसको हम नीचे लिख देते हैं, हमें फाइंड करनी है वैल्यू dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 था, z स्क्वायर -1 था, इसको हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z प्लस 1 और z -1, भाई लिख सकते हैं। अब हमें 2 पॉइंट पे फाइंड करनी है, 1 पर और -1 पर। अगर मैं 1 पर फाइंड करूं तो ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा fz, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं 1 अपॉन में z -1 dz अपॉन में वही हमारा fz हुआ और z प्लस 1। जब अगर हम 1 पे निकालेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा क्या होगा fz होगा। अगर मैं इस पर निकालूंगी z -1 पर मतलब 1 पॉइंट पर, इससे हमारी 1 देगा और इससे -1 देगा, -1 पे निकाला तो ये आएगा, 1 पे निकालेंगे तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा 1 अपॉन z प्लस 1 dz, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इस पर ये हमारा फंक्शन fz हो जाएगा। अब देखो मैंने निकाला है यहाँ पर किस पॉइंट पर निकालना है, z प्लस 1 पर, मतलब z इज इक्वल टू -1 पर निकालना है। तो -1 पर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, भाई पॉइंट क्या है, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या है हमारे यहाँ पर 2 पाई आयोटा और उस fz पॉइंट पर, तो देखो 2 पाई आयोटा और f यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर हमारा fz इसके लिए क्या है 1 अपॉन z -1, और इस फंक्शन के लिए fz क्या है हमारे यहाँ पर 1 अपॉन z प्लस 1। ठीक है, हम यहाँ पे किस पॉइंट पे निकाल लें -1 पर, तो f -1 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 पाई आयोटा यहाँ पे किसके लिए निकाल ले 1 के लिए, तो 1 पुट करना पड़ेगा, वो उस वाले फंक्शन में, ये वाला इस वाले फंक्शन में। तो वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, z -1 है तो 2 पाई आयोटा 1 अपॉन में 1 -1 प्लस 2 पाई आयोटा, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, भाई इसमें रखा z की जगह पर 1, तो ये आया हमारा 2 पाई आयोटा माइनस के 1/2, ये आएगा हमारा, और यहाँ से 2 पाई आयोटा प्लस के 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया माइनस के पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा, और यहाँ से माइनस पाई आयोटा प्लस के पाई आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया इस कोची मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पर 0 आ गई। आए सभी को समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। अब टेलर सीरीज है क्या हमारे पास, एक पावर सीरीज है हमारे इस तरीके की लिखी हुई है, समेशन n टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट एंड a0। भाई अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं a0 से, a0 z माइनस z नॉट 0 किसी की पावर 0 1, तो a0 बचेगा, फिर प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस a2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ओपन किया n टाइम्स।
जहां पर a0 a1 a2 आर द कोफिशिएंट ऑफ सीरीज, सीरीज के कोफिशिएंट है, और z नोट क्या है हमारा यहाँ पर सेंटर, ये हमारा सेंटर है और ये हमारे क्या है कोफिशिएंट है। तो इसे हम, ये तो है हमारी पावर सीरीज की डेफिनेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, हमारे पास एक सीरीज है इस तरीके से समेशन ए एन की पावर मतलब ए एन इंटू जेड एन, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या आएगी हमारी यहाँ पर ए वन जेड और फिर प्लस a2 जेड स्क्वायर प्लस a3 जेड क्यूब प्लस डेट डैश, इस तरीके से आएगी अगर हम समेशन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी लेकर चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो उसको फॉर्मूला क्या है 1/r लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a n मॉड ऑफ a n की पावर 1/n, और दूसरा फॉर्मूला है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a n प्लस 1 अपॉन में a n। ये हमारा क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। हमें क्या करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, ये है हमारा, देखो इसमें हमें किस तरीके से करना है, फर्स्ट लेके चलते हैं। इसे मैं ए एन मान लूं, भाई ये पूरा ए एन है, ए एन जेड एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ए एन है हमारा, ये ए एन है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ए एन प्लस 1, फॉर्मूला लगाऊंगी मैं ये वाला 1/r लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ठीक है। ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लगा दिया ए एन प्लस 1, तो यहाँ है n प्लस 1 फैक्टोरियल, जहाँ पर n है वहाँ पर n प्लस 1, तो n प्लस 1 और n प्लस 1, भाई ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, देखो बाय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गए हमारे यहाँ पर 1/r लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 की n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और ये डिवाइड में आएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर लिख दे तो ये आएगा हमारा, ये हमने यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n फैक्टोरियल ओपन करना आता है। n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आएगा n प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस 1, तो n फैक्टोरियल n की पावर n एज इट इज रखा। अब इसे क्या लिखा, n प्लस 1 की पावर n, और इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 पर लिख सकते हैं, पावर को हमने ब्रेक कर दिया। अब ये है हमारा यहाँ पर n फैक्टोरियल। अब देखो, और यहाँ पर हमारी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो चली रही है। अब यहाँ पर हमारा n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या बचा हमारा, n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n। तो मैंने यहाँ से n की पावर n कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। तो यहाँ से n की पावर n कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, लिमिट n टेंस टू, भाई यहाँ पे बचा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n की पावर n, और हमें पता है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है e, इसको लिमिट बताई थी, ई वैल्यू होती है इसकी, हमें पता है, ये हमने लिमिट कल बताया था 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है, तो इसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू e होती है। तो यहाँ पर ये आ गई वैल्यू क्या 1 अपॉन e, और ये क्या आ गई हमारी 1 अपॉन e। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये हमारी 1 अपॉन e, इधर क्या था 1 अपॉन r, तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से e। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या था हमारा, ए एन है हमारे यहाँ पर, टू एन प्लस 3
क्वेश्चन है हमारा ये 2n+3 अपॉन 2n+5। 2n+3 अपॉन 2n+5 और ब्रैकेट में है n+5, 2n+5 n+5 ये है हमारा। अब देखो अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। एन ये ना n+1 अगर हम निकालें यहाँ पर क्या आएगा हमारा n+1 2n+1 +3 अपॉन में यहाँ पर 2n+1 +5 और यहाँ पर हमारा n+6 होगा। ये आ जाएगा 2n+2 × 3 मतलब 2 + 3 5 और यहाँ पर 2n+7 और यहाँ पर n+6। ये आ गया हमारा an+1। अब हम यहाँ पे निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 क्या है हमारा यहाँ पर 2n+5 अपॉन में 2n+7 और यहाँ पर है हमारा n+6 और ये an है, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखे तो 2n+5 n+5 और अपॉन में 2n+3। भाई ये आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से हम क्या ले 2n कॉमन ले तो यहाँ पर आएगा 1 + 5 अपॉन 2n। यहाँ से मैं 2n कॉमन लूँ तो 1 + 5 अपॉन 2n और यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो 1 + 5 अपॉन n। यह है हमारा। ऐसे हम सेम नीचे से कॉमन लेते हैं, 2n कॉमन लिया 1 + 7 अपॉन 2n, n कॉमन लिया 1 + 6 अपॉन n और यहाँ से 2n कॉमन लिया 1 + 3 अपॉन n। यह है हमारा। 2n से ये 2n कैंसिल हुआ, ये n से ये n कैंसिल हुआ और इस 2n से ये 2n कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाओगे इनफाइनाइट तो यहाँ पर सब हमें हमारी वैल्यू क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ पर देखो 1/r इज इक्वल टू यहाँ लगाओ 1 + इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 अपॉन में यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 1। इस तरीके से हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने फाइंड करते हैं। अब देखो अब बात करते हैं हम टेलर सीरीज की। अब टेलर सीरीज क्या है, क्या हमारी इस तरीके से अगर हमारी कोई सीरीज लिखी हुई है तो वो हमारी टेलर सीरीज है। fz इज इक्वल टू fa प्लस f' a z माइनस a। भाई किस पॉइंट पर निकालना है, एट z इज इक्वल टू a पॉइंट पर। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मतलब अगर हम किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं तो वो हमारी टेलर सीरीज कहलाई जाती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, मैक्लोरियन सीरीज। तो ये है हमारी मैक्लोरियन सीरीज। अगर हम किसी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर z0 पर फाइंड करी तो ये हमारी मैक्लोरियन सीरीज है। अगर हम किसी और पॉइंट पर फाइंड करना है तो वो हम टेलर सीरीज से करेंगे। आए सभी को समझ में। अब देखो fz इज इक्वल टू fa प्लस f' a z माइनस a प्लस f' a अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस a का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारी क्या है टेलर सीरीज और ये हमारी मैक्लोरियन सीरीज है। अब देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड द फंक्शन fz इज इक्वल टू 1/z अबाउट z इज इक्वल टू 2। हमें क्या कह रहा है कि इस फंक्शन को fz फंक्शन जो है इसको हमें z इज इक्वल टू 2 के अबाउट हमें क्या करना है टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम। fz क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, भाई हमारे पास पता है टेलर सीरीज क्या है, टेलर सीरीज इज fz इज इक्वल टू fa प्लस f' a z माइनस हमें किस पॉइंट पर करनी है 2 पॉइंट पर करनी है तो हम इसे f'2 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस f डैश यहाँ पर भी 2 f'2 का यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस डैश। हमें इस तरीके से क्या करनी है अपनी टेलर सीरीज फाइंड करनी है, f2 प्लस f'2 z माइनस 2 और f प्लस f'2 z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम क्या करेंगे अपनी टेलर सीरीज फाइंड करेंगे। तो देखो भाई हमने यहाँ पर
अब 2 पॉइंट लिख दिया है कि हमें 2 पॉइंट पर निकाल लिया। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ जेड, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी। एफ जेड हमारा क्या है, 1/z। देखो तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो F2 क्या आएगा हमारे यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, भाई z की जगह 2 रखा। अब हम निकालते हैं f डैश z क्या है, 1/z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/z स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर F2 के लिए निकालो तो आ जाएगा माइनस के 1/2 का स्क्वायर, भाई यही आएगा हमारा माइनस के 1/2 का स्क्वायर। ऐसे हम f डबल डैश 2 के लिए निकालूं, पहले हम यहाँ पे f डबल डैश निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश z क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे यहाँ पर z, देखो z की पावर -2 हुआ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो माइनस के 2/z की पावर 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 2/z क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2/z क्यूब। अगर मैं यहाँ पर किसके लिए निकालूं, f डबल डैश 2 पॉइंट पर निकालूं तो क्या आएगा 2/2 की क्यूब, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये आ गई हमारे क्या डेरिवेटिव्स आ गए, f डैश 2 भी मतलब पॉइंट आ गए f2 f डैश 2 f डबल डैश 2। अब इन पॉइंट को क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो क्या आएगा, देखो देन एफ जेड इज इक्वल्स टू f2 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस f डैश 2 की वैल्यू क्या है माइनस के, तो यहाँ पे माइनस लगा दे, माइनस के 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे z -2, फिर प्लस f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या है 2/2 की क्यूब, और यहाँ पर क्या है z -2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारी क्या चलेगी, ये हमारी यहाँ से सीरीज फाइंड हो जाएगी। आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी टेलर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल भी तो है, इसके अपॉन में लिख देते हैं यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर हम इसको और सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसे सोल्व करें एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 z -2 प्लस एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/8 z -2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे पूछा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं, यहाँ पर an क्या है मेरे यहाँ पर, देखो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना था। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये है हमारी सीरीज, देखो अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं, यहाँ पर हमें भाई रेडियस ऑफ सीरीज, हमें मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमें इसी में से निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं, हमें पता है अगर हमारे समेशन an zn की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब an को लेते थे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में चल रही है, तो मतलब -1 की पावर n तो आएगा ही। यहाँ पर 2 है 4 है और यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 8 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर अपॉन में 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं। और ये z -2 तो है ही हमारा भाई z -2 की पावर n, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से चल रही है। तो देखो यहाँ पर अगर देखो 1 रखो, यहाँ पर 0 रखी तो 1 आया, 1 अपॉन में 2 की पावर 0 मतलब 2 आया तो 1/2, और फिर यहाँ पे 1 रखा तो माइनस के वही 1 रखेंगे तो माइनस के 1, और यहाँ पे -1 तो 2 की पावर 0, तो यहाँ पर कितना आया 4। इस तरह मतलब यहाँ पर हमने रखा 1, हमें एफ जेड इज इक्वल टू उस पर निकालना है ना, तो यहाँ पर हमारा मतलब इस तरीके से रखेंगे 2n+2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2n+, देखो अगर हम यहाँ पर देखें 2n+1 ही लेके चलेंगे, हमने रखा है यहाँ पर -1 की पावर n और यहाँ पर 2 की पावर n+1, पुट n इज इक्वल्स टू 1 करा मतलब 0 रखा तो ये आया हमारा। ठीक है, 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 1+1 2 आ जाएगा ना, ठीक तो है।
भाई 1 रखा तो -1 की पावर 1 आया, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 आना, तो 2 की पावर 2 4 आया, तो -1/4 ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, यहाँ पर इसका nth टर्म an क्या है, -1/n और 2 की पावर n+1, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा z-2। भाई हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा हमारा क्या बन गया, an बना, ये हमारा an। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो देखो an है हमारा ये, अगर मैं an+1 निकाल लूँ, an लिख लेते हैं पहले, -1 की पावर n/2 की पावर n+1, और यहाँ पे हमने निकाला an+1 निकाला, -1 की पावर n+1/2 की पावर n+1, तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने लिखा -1 की पावर n इंटू -1 अपॉन में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। भाई an+1 है, अपॉन में an है, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखा 2 की पावर n इंटू 2 और अपॉन में -1 की पावर n। इस -1 की पावर से n से ये कैंसिल हुआ, 2 की पावर n से ये कैंसिल हुआ, और एक 2 से, भाई देखो इस 2 से एक ये पावर कैंसिल हुई, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1/2 की पावर नहीं, ये बचा -1/2, और ये क्या हुआ हमारा 1/2, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2। भाई लिमिट लगाएंगे तो ये रहेगी हमारी, मोड से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 1/2 आएगी, तो ये आ गई। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यही है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं और अपने सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 7th, शो दैट log z इज इक्वल टू z-1 माइनस z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 z-1 की क्यूब। ये हमें क्या करना है, log z की सीरीज एक्सपेंड करनी है, हमें ये इसके इक्वल दिखानी है। तो देखो अब हम इसे इसके इक्वल दिखाएंगे, एफ जेड क्या गिवन है हमारे पास, log z, देखो अब z माइनस z0 हमें पता है किस पॉइंट पर निकालनी है, हमें 1 पॉइंट पर, मतलब हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें। पहले हम लिख लेते हैं एफ जेड क्या है हमारे पास, log z एट z इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर निकालनी है। तो यहाँ पे मैं f1 निकाल लूं, log 1 यह है हमारा, और हमें पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो ये आगे अरे 0, एफ डैश जेड निकाला, यह है हमारा log z का डिफरेंशिएशन 1/z, तो यहाँ पे f'1 निकाला तो यह है 1/1 मतलब 1, f डबल डैश z निकाला तो -1/z² आया, तो f डबल डैश 1 आया हमारा -1/1 का स्क्वायर मतलब -1, f ट्रिपल डैश z निकाला तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 2/z³, तो ये आ जाएगा यहाँ पर f ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू 2/1 मतलब 2 आया। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या आ गई है, कुछ पॉइंट्स आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना टेलर सीरीज एक्सपेंड करनी है। तो देखो बाय टेलर सीरीज, अब टेलर सीरीज है क्या हमारी, भाई एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारी यहाँ पर सीरीज। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखो एफ ए मतलब f1, भाई हमने रखा यहाँ पे f1 की वैल्यू हमारी क्या है, f1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 0, तो 0 आ गई, प्लस f डैश ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गई, और यहाँ पर आ गई z-1, f डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ऑल्टरनेट चलेगी -1, यहाँ पर z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो फिर यहाँ पर आएगा f ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 है तो 2 आएगी, और यहाँ पर z-1 की क्यूब आ जाएगी और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर इसको एक्सपेंड। तो देखो z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस 2 इंटू z-1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। देखो
ये लेके चले थे यहाँ पर, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रूफ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। अब देखो आगे, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लॉरेंट सीरीज की। अब लॉरेंट सीरीज है क्या हमारी, देखो हमारी लॉरेंट सीरीज है ये। अगर हमारे इस टाइप में लिखी हुई है a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डैट डैश b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डैट डैश। ठीक है, इस तरीके से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन n टेंस टू 0 a n z माइनस z नॉट की पावर n। भाई a क्या है हमारा, z नॉट पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n। ठीक है, अब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर इस पार्ट की बात करें तो ये है हमारा यहाँ पर एनालिटिक पार्ट। क्या है ये हमारा एनालिटिक पार्ट, और बी वाले पार्ट को बोलते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ये हमारा एनालिटिक पार्ट है, वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। अब देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इज इक्वल्स टू z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। देखो एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 इज, हमें क्या करना है, इसको लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करना है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोड जेड ग्रेटर देन 1 इज एंड लेस देन 2। तो देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। देखो लॉरेंट सीरीज में करते किस तरीके से है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एफ जेड ये गिवन है। भाई हमने यहाँ पे क्या किया, इस एफ जेड को मैं ये लिख सकती हूँ जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 को जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1, और ये है हमारा जेड स्क्वायर प्लस 4। या अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने क्या किया, इसको रिजोल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब मैं इसको रिजोल्व करूं पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्या आएगा मेरे यहाँ पर, z अपॉन जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू a अपॉन, लीनियर के लिए सिंपल लिख सकते हैं a अपॉन जेड प्लस 1 प्लस b अपॉन जेड माइनस 1, क्वाड्रेटिक है तो c जेड प्लस d और अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, अब एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम ले तो क्या आएगा, z प्लस 1 जेड माइनस 1 और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4। यह है हमारा, अगर यहाँ पर देखो इससे मल्टीप्लाई करी इसकी, देखो इससे इसको डिवाइड किया तो ये बचा, इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 4, जेड माइनस 1 से ये डिवाइड हुआ, ये बचा b जेड प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पर ये c जेड स्क्वायर प्लस 4 से ये डिवाइड हुआ, बचा क्या, ये जेड स्क्वायर माइनस 1, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर c जेड प्लस d और यहाँ पर ये आ गया हमारा यहाँ पर आया है जेड स्क्वायर माइनस के 1। अब देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जेड क्यूब प्लस 4z माइनस जेड स्क्वायर माइनस के 4 प्लस यहाँ पर b जेड क्यूब प्लस 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4, यह है यहाँ पर सी जेड के अंदर मल्टीप्लाई की सी जेड क्यूब माइनस सी जेड माइनस प्लस के डी जेड स्क्वायर, सी जेड यहाँ पर क्या है सी जेड क्यूब माइनस के सी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस के डी, यह है हमारा। और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और ये क्यूब वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, जेड स्क्वायर वाली एक साथ ले लेते हैं और जेड वाली एक साथ लेंगे, कांस्टेंट टर्म हम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पर देखो a
भाई जेड क्यूब यहाँ पर है और यहाँ पर है और वहां पर ए जेड क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस बी आएगा और यहाँ पर हमारा आएगा प्लस के डी, यहाँ हमारा जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर लेना है जेड, यहाँ पर आएगा 4a प्लस 4b माइनस जेड है ना सी, या और कांस्टेंट टर्म आ गई हमारी यहाँ पर माइनस के 4a और यहाँ पर प्लस के 4b और यहाँ पर आ गई हमारी माइनस के डी, ये आ गई हमारी कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर क्या है हमारा z, देखो नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुआ, बचा ये फंक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, अपनी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्यूब है यहाँ पर, भाई ये हमारा z क्यूब था। तो देखो a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखो z क्यूब है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक ही इक्वेशन, z स्क्वायर भी नहीं है तो a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4a प्लस 4b माइनस सी, ये हमारे 1 आ गई क्योंकि यहाँ पर क्या है z, और यहाँ पर ये है हमारा a प्लस बी प्लस डी, कॉन्स्टेंट टर्म की भी हमारी यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें a प्लस बी, इसकी वैल्यू माइनस के सी आ सकती है, यहाँ पर ये 1 है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर ही हमारी ये वैल्यू है, इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड, और ये आ गई हमारी थर्ड और ये आ गई हमारी फोर्थ। अब देखो यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो माइनस के सी आई। अब इस a प्लस बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट इन थर्ड में पुट की तो a प्लस बी, अब यहाँ है हमारी ये 4a प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 कॉमन लिया तो a प्लस बी और इसकी जगह लिखा हमने माइनस के सी, और ये माइनस के सी तो है ही, इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर ये आया हमारा माइनस के 5c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ गई माइनस के 1/5। तो c की वैल्यू है यहाँ से हमारी माइनस के 1/5। c की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से माइनस के 1/5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं 1 में, और यहाँ पे थर्ड में रख देते हैं। यहाँ से हमारी क्या होगी, a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस c की वैल्यू को हमने उठाकर रखा इस इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट में रखा तो a प्लस बी, ये माइनस में है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू किधर जाएगी तो 1/5, ये आ गई हमारी यहाँ पर इक्वेशन 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई, इसको नाम दे दिया मैंने a इक्वेशन। अब ऐसे इस c की वैल्यू को उठाकर हम रखते हैं इस इक्वेशन में, थर्ड में रखी तो ये पुट इन थर्ड, तो देखो 4a प्लस 4b, यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू माइनस की 1/5 है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/5 हो जाएगी, प्लस के 1/5, और इस साइड जाएगी इक्वल्स टू के तो 1 माइनस 1/5, तो यहाँ पर आ गई है 4/5, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं इसे, या ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, इसको हमने ऐसे रहने दिया। यहाँ पर देखो 4a प्लस 4b है, इसको हमने b माना। हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, पर यहाँ पर अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालें, यहाँ पर आ गई है सेम वैल्यू,
अब यहाँ से हमारी a प्लस बी की वैल्यू आई 1/5। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसको रहने देते हैं, यहाँ पर हम d की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस बी हमारा क्या है 1/5। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुट इन d, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी की वैल्यू है माइनस के 1/5, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी माइनस के 1/5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/5, हमारी d की वैल्यू आ गई 1/5। अब हमें यहाँ पे निकालनी है a और b की वैल्यू। अब देखो a और b की वैल्यू किस तरीके से निकालें, यहाँ पर a माइनस b, देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन था a अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 1 सी जेड प्लस डी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे को क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर देखो z प्लस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, z प्लस 1 को मैंने 0 के इक्वल रखा, तो z की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। अब माइनस के 1 आई तो हमें यहाँ पर इस वैल्यू में नहीं रखना, मतलब इस फंक्शन में नहीं रखना, बाकी हमें सब यहाँ पर रखनी है वैल्यू। z की वैल्यू -1 रखो, क्या आएगी -1 अपॉन -1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस 4, तो क्या है माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2 इंटू 5। तो यहाँ से वैल्यू आई माइनस के 1 अपॉन माइनस के 10, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 10। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 10। सेम एज इट इज यहाँ पे हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, z माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो z की वैल्यू आ गई 1। अब 1 आ गई तो हमें यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं रखना, बाकी सब में रखना है। तो देखो क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 4 5। तो यहाँ पर आ गई ये 10, मतलब a की वैल्यू भी 1/10 है और b की वैल्यू भी हमारी क्या है यहाँ पर 1/10 है। देखो अब हम अपने फंक्शन में रखें, अगर हम a की वैल्यू है 1/10, यही हमारी, प्लस b की वैल्यू भी 1/10 है, ये हमारी z माइनस 1 के लिए है। और हमारी यहाँ पर c की वैल्यू माइनस के 1/5 थी और d की वैल्यू 1/5, c की वैल्यू माइनस के 1/5 यहाँ थी ना हमारी c z प्लस d, तो c की वैल्यू है माइनस के 1/5 z और प्लस 1/5, यही हमारी। और यहाँ पर हमारा क्या था फंक्शन में z स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर है हमारा z स्क्वायर बाय 4, z स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर भी हमारा z स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन हमारा रिजोल्व हुआ। अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आया हमारा माइनस के 1/5 माइनस के 1/5, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। देखो भाई सी जेड अपॉन माइनस के यहाँ पे माइनस के 1/5 जेड प्लस 1/5 और अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 4, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो 1/10 जेड प्लस 1 और प्लस 1/10 जेड माइनस 1, और यहाँ से हमने क्या किया माइनस के 1/5 कॉमन लिया तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, यह है हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। देखो यह है हमारा माइनस के 1/5 जेड अपॉन, यहाँ पर ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस 4,
ये है हमारा माइनस के 1/5 जेड 4/z²/4। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सर्कल निकाल मतलब क्वेश्चन था हमारा ये, हमें क्या करना था, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना था इस रीजन में, मोड z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो हमें यहाँ पर लेकर चलते हैं इसमें, इन रीजन मोड z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसमें हमें क्या करना है, हमें लेस देन रीजन लेकर चलना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 ग्रेटर देन मोड z, अगर मैं इसे ब्रेक करूँ, और ये लिखा हुआ है मोड z लेस देन 2। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मोड z हमेशा लेस देन इक्वल्स मतलब लेस देन 1 लेकर चलना है। तो अगर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये मोड z ग्रेटर देन 1, ये लेस देन कब आएगा, अगर मैं इसे 1 मोड z, ये हमारा चेंज हो जाएगा 1/z मतलब 1 आ जाएगा, 1 मोड z लेस देन 1। अब सेम एज इट इज हमें यहाँ पर करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, मोड z लेस देन 2, लेकिन हमें क्या लेकर आना है 1, तो मैं इस 2 को इस साइड ले आऊं तो क्या आएगा, मोड z/2 लेस देन 1। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में। यहाँ पर करा हमने 1/मोड z लेस देन 1 और मोड z/2 लेस देन 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस फंक्शन में चेंज करना है। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, मोड z बनाना है, मतलब 1/z बनाना है। तो देखो यहाँ पर 1/z कब बनेगा, यहाँ से जब मैं z कॉमन लूंगी। यहाँ पर कब बनेगा, यहाँ से भी z कॉमन आएगा। और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, मोड z, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ पर मैं z² कॉमन लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर आएगा ये 1/10, यहाँ से मैंने क्या किया, z कॉमन लिया तो यहाँ आया 1 + 1/z। यहाँ से भी हमने क्या किया, 10 कॉमन लिया तो यहाँ आया 1 - 1/z। और यहाँ पर माइनस के 1/5, देखो यहाँ पर क्या है, z - 1 और अपॉन में z²+4, ये इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पर तो हमने बना लिया 1/z 1/z, वहां पर हमें चेंज करना है। क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ 5, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो आएगा 1 + z²/4। यह है हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या, अब यहाँ पर ये बचा हमारा 1 + 1/z। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देते हैं इसका। भैया आया हमारा 1/10z, इसको ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा 1 + 1/z का इन्वर्स प्लस 1/10, इसको भी ऐसे किया हमने, इसको ऊपर ले गए तो ये आया 1 - 1/z का इन्वर्स। ऐसे यहाँ पर माइनस के 1, ये 5 × 4 है तो यहाँ पर ये 20 हुआ, तो z - 1 तो एज इट इज है, यहाँ पर आ गया ये 1 + z²/4 का इनवर्स। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी सीरीज ओपन कर देते हैं। 1 + x इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 - x प्लस, देखो 1 + x इनवर्स की सीरीज क्या होती है, 1 - x + x² - x³ ऑल्टरनेट चलती है। और 1 - x का इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 + x + x², यहाँ पर सब पॉजिटिव टर्म होती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सीरीज है, हमें क्या करना है, इन सीरीज को ओपन करना है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीरीज ओपन कर देते हैं। 1/10z, 1 + x का इनवर्स क्या होगा, 1 - x + x² - x³, इस तरीके से ओपन होगी यहाँ पर। ऐसी सेम एज इट इज यहाँ पर 1/10, अगर मैं इसको ओपन करूँ 1 - x इनवर्स तो यहाँ पर ये आएगी पॉजिटिव 1/1 + z + 1/z² + 1/z³। इस तरीके से ये वाली सीरीज ओपन होगी और माइनस के 1/20। अब देखो यहाँ पर ये z - 1 एज इट इज रखा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 + z की इनवर्स की सीरीज ओपन करें तो क्या आएगी हमारी, 1 + z की 1 - z और प्लस z²/4 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी यहाँ पर क्या होगी, सीरीज ओपन हो जाएगी।
बस हमें क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन की मतलब फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं बाय लॉरेंट सीरीज। अब देखो, अब हमारा क्या है, रेजिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशन। अब हमारी रेजिड्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं यहाँ पर, देखो अब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, एफ जेड इज इक्वल टू एच जेड अपॉन में जी जेड, इस टाइप का फंक्शन गिवन है। अगर मैं न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रखूं, अगर मैंने एच जेड इज इक्वल टू जीरो करके यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करी, तो यहाँ से हमारे मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस। क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैंने जी जेड को इक्वल टू के जीरो रख के करा, तो यहाँ से मिलेंगे नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये एक छोटी सी वो थी डेफिनेशन। यहाँ से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को अगर हम जीरो के इक्वल रख के वैल्यू फाइंड करते हैं तो जीरोस मिलते हैं, और डिनोमिनेटर को करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंगुलैरिटी है। अब देखो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलैरिटी से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट। अगर मैं सिंगुलर पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक। देखो अगर हमारा जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, तो वो हमारा कैसा पॉइंट होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। क्या कि अगर हमारा किसी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो हमारा कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अब सिंगुलैरिटी भी हमारी टू टाइप्स की है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये हो गई हमारी आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। अगर हम आइसोलेटेड की बात करें तो पोल रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये सब तीनों हमारी किस में आती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के अंदर आती है। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की अगर बात करूं, अ सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल्स टू a इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट इफ देयर इज नो अदर सिंगुलैरिटी। देखो अगर हमारे किसी यहाँ पर अगर हम देखें सिंगुलैरिटी किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास यहाँ पर क्या एक रीजन है, यहाँ पर हमारे पास सर्कल है, ये हमारा जेड नॉट पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर हमारे पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिलती और इसके सभी पॉइंट पर हमारे पास क्या है, सिंगुलैरिटी नहीं है, मतलब जेड पॉइंट पर तो है, मतलब जेड पॉइंट पर हमारे पास सिंगुलैरिटी नहीं है, और इसके नेबरहुड के सभी पॉइंट पर अगर हमारे पास सिंगुलैरिटी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और पोल आपको पता ही है किस तरीके से निकालते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को जीरो रख के हम पोल्स फाइंड करते हैं। अब देखो फाइंड द पोल्स और सिंगुलैरिटी, हमें पता है सिंगुलैरिटी हमारी क्या है, पर पोल्स हमारी सिंगुलैरिटी किस टाइप की, आइसोलेटेड। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना है, पोल्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखो। तो यहाँ पर क्या है, z इज इक्वल टू 2 और 3। देखो डिफरेंट आए हैं पोल्स, बट 2 और 3, तो ये है हमारे यहाँ पर सिंपल पोल। कैसे पोल है यहाँ पर, है हमारे सिंपल पोल। अब इसकी बात करें, z माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो पावर 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 2, z माइनस 2, z माइनस 2। तो यहाँ से जो पॉइंट आएंगे z इज इक्वल टू 2 2 2, तो यहाँ पर हमारी एक ही पॉइंट पर आ रही है 2 पॉइंट पर, लेकिन ऑर्डर कितना है 3, तो हम इसे बोलेंगे z is equals to 2 of order 3। क्या है यहाँ पर 2 पॉइंट पर आ रहा है हमारे पोल्स, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। ठीक है, जितने टाइम्स रिपीट होती है उतने ही हमारा उसका क्या कहलाया जाता है, ऑर्डर कहलाया जाता है। ये हो गई हमारी यहाँ पर सिंगुलैरिटी, और हमने पोल्स फाइंड करने सीखे। अब देखो रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू एट पोल। अगर हम किसी पॉइंट पर मतलब पोल पर रेजिड्यू फाइंड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, हम लॉरेंट सीरीज से देखते हैं। ये हमारी लॉरेंट सीरीज है, एफ जेड इज इक्वल टू दिस, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एनालिटिक पार्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर पोल पर रेजिड्यू निकालना है, तो क्या होता है वो हमारा b1। b1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z1। अगर हम लॉरेंट सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट ही हमारा क्या कहलाया जाता है, रेजिड्यू एट अ पोल कहलाया जाता है। अब देखो रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, अगर हम सिंपल पोल पे बात करें तो रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू a, जिस पॉइंट पर हम निकाल लें
तो z माइनस a इंटू एफ जेड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं पोल पर, सिंपल पोल पर। अब देखो अगर हमारा फंक्शन जो है फाइव जेड अपॉन जाई जेड में है, मतलब क्वोशिएंट फॉर्म में है, तो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, क्वोशिएंट ही फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमारा रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट पर फाइव ए अपॉन में जाई डैश ए। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करना है, उस पॉइंट पर हम क्या निकाल देंगे, रेजिड्यू निकाल देंगे। अब देखो अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। अगर हमें n ऑर्डर में पोल मतलब n ऑर्डर हमें रेजिड्यू निकालना है पोल पर n ऑर्डर का, तो किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल जितने ऑर्डर का है, और dn माइनस 1 अपॉन dz। अगर माने यहाँ पे 3 ऑर्डर का है तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 ऑर्डर का है तो 1 बार डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर रेजिड्यू एट पोल निकलेगा ऑफ ऑर्डर n का। अगर बात करते हैं हम रेजिड्यू एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर निकालना है, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस के z इंटू एफ जेड। इस तरीके से हम रेजिड्यू निकालते हैं इनफाइनाइट पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू एट सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, इस पे रेजिड्यू फाइंड करना है और हमें यहाँ पर पोल फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने पोल फाइंड कर लेते हैं। देखो रेजिड्यू कब फाइंड होगा, अगर हमारा पोल है तो हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारा पोल नहीं है तो हम रेजिड्यू नहीं निकाल सकते। ये चीज ध्यान रखना है, पोल है तो रेजिड्यू फाइंड होगा, अदरवाइज हमारा रेजिड्यू फाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले हम पोल से निकाल लेते हैं। पोल से हम निकालेंगे तो z माइनस 1 का स्क्वायर z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1 और माइनस 2। तो देखो z इज इक्वल टू 1, ये कितने ऑर्डर का आया, यहाँ पे ऑर्डर 2 का आया, और यहाँ पर ये तो आया हमारा सिंपल पोल। अब हमारे यहाँ पर 3 पोल आ गए, मतलब 2 ही है, एक तो हमारा 1 है ऑर्डर 2 का, और हमारे यहाँ पर क्या है माइनस 2 है। अब मैं यहाँ पर पहले निकाल देती हूँ रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस 2 पर, सिंपल पॉइंट पर निकाले रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस 2। क्या है हमारा z माइनस z नोट, तो किस पर निकालना है हम 2 पर, और एफ जेड क्या है हमारे यहाँ पर z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2। भाई यही है हमारा। तो देखो इस z प्लस 2 से z प्लस 2 कैंसिल हुआ, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालना है, माइनस 2 पर, माइनस 2 पॉइंट पुट कर दो यहाँ पर, माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो ये आया 4/9। ठीक है, तो ये आ गई हमारा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस के 2, 4/9। आया सभी को समझ में। इस तरीके से हमने निकाला है z माइनस 2 पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेजिड्यू 1 पर। तो देखो रेजिड्यू हम 1 पे निकालते हैं, यहाँ पर रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 है ना, 1 पर है। तो देखो क्या आएगा हमारा, भाई अगर हम 1 पर निकालें तो क्या थी हमारी यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 1, और यहाँ पर क्या था 1 अपॉन में फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 1, ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और d n माइनस 1, भाई 2 है ऑर्डर तो 2 माइनस 1 मतलब 1, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है इसको, और हमारा फंक्शन क्या है z स्क्वायर अपॉन में z प्लस 2 और z माइनस 1। भाई यही है हमारा फंक्शन है ना, यही फंक्शन है ना हमारा। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है इसको, और इनटू एफ जेड भी तो है z माइनस 1। भाई हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा फंक्शन था d ओवर d dn माइनस 1 dz माइनस 1 z माइनस z नोट एफ जेड, ये था ना। तो यहाँ पर z माइनस z नोट भी आएगा, मतलब z माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये, यहाँ पर ये इसको पहले हम मिटा ही देते हैं। देखो क्या है हमारा यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पर है हमारा 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देख लेते हैं पहले डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड माइनस 1, सही है, z माइनस जेड नोट इंटू एफ जेड। देखो यहाँ पर क्या आएगा d ओवर डी जेड, ठीक है, और z माइनस
जेड नोट मतलब 2, सॉरी 1 पे निकालना ना 1, यहाँ पर हमारा n थी ना पावर, मतलब 2 थी तो 2 आया। और एफ जेड क्या है हमारे यहाँ पर, एफ जेड है हमारा यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और इन 2 जेड प्लस 2, ये है हमारा जेड माइनस 1 से ये कैंसिल हुआ तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 बचा। देखो लिमिट जेड टेंस टू 1, भाई ये तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 1, अब फैक्टोरियल क्या होगा 1, तो 1 ही आएगा। यहाँ पे बचा डी ओवर डी जेड, यहाँ पे बचा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखो लिमिट z टेंस टू 1 क्या है हमारा z प्लस 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 2 एज इट इज 2z आया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1, यह हमारा मल्टीप्लाई किया अंतर 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में z प्लस 2 का होल स्क्वायर, यह आया। यहाँ पर ये बचा हमारा सॉल्व करके जेड स्क्वायर प्लस 4z, क्या बचा यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4z और अपॉन में z प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें लिमिट क्या रखनी है 1 रखनी है, तो 1 प्लस 4 अपॉन में 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 5/9। इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना रेजिड्यू फाइंड करते हैं। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से अपना रेजिड्यू निकाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द रेजिड्यू एट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, हमें निकालना है जेड इज इक्वल टू आयोटा ए पर। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए, आयोटा ए पॉइंट पर निकालना है, एफ जेड इज इक्वल टू दिस। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर पोल्स, पहले पोल्स निकाल लेते हैं। पोल्स अगर मैं निकालूँ यहाँ पर तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने 0 रखा, तो यहाँ से अगर निकालें तो जेड आएगा भाई माइनस के स्क्वायर, तो प्लस माइनस आयोटा ए आएंगे, ये आएंगे। और इस वाले पॉइंट से भी हमारे प्लस माइनस आयोटा ए, ये पॉइंट आए हमारे कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, भाई 2 ऑर्डर के आए हमारे यहाँ पर। तो पोल्स एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का आया। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, तो रेजिड्यू निकाल लेते हैं। रेजिड्यू एट किस पॉइंट पर निकालना है, z इज इक्वल टू आयोटा a पर। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा a, तो क्या आया, लिमिट z टेंस टू आयोटा a 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल डी ओवर डी जेड, जेड माइनस आयोटा ए, ठीक है, एन है 2 और इनटू एफ जेड कितना है यहाँ पर हमारा, एफ जेड है हमारा यहाँ पर 1 अपॉन में है हमारा 1 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, यहाँ पे लिमिट z टेंस टू आयोटा a है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 रहा डी ओवर डी जेड, यहाँ पर z माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं z प्लस आयोटा a, z माइनस आयोटा a, तो z माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर और z प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारा 1 अपॉन में z प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये बचा हमारा लिमिट z टेंस टू आयोटा a डी ओवर डी जेड और 1 अपॉन में z प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 2 अपॉन जेड क्यूब, और जेड का करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, रखो माइनस के 2 अपॉन आयोटा a
और प्लस आयोटा है, तो कितने हो गए यहाँ पर माइनस के 2, भैया क्यूब है, और यहाँ पर कितना हो गया 2 आयोटा ए की क्यूब, यह है हमारा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 की क्यूब 8 आएगा, तो 8 यहाँ पर आया -2 अपॉन 8 आई क्यूब, आई स्क्वायर -1 और माइनस के आयोटा आया और यहाँ पर ए क्यूब। इस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यहाँ पर आएगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस आ गया, माइनस में 8 ए क्यूब, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा माइनस के आयोटा अपॉन 4 ए क्यूब। इसी तरीके से हम क्या करते रहते हैं, यहाँ पर अपना रेजिड्यू फाइंड करते हैं। आए सभी को समझ में किस तरीके से हम अपना रेजिड्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देखो रेजिड्यू तो फाइंड हो गया, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पे देखो कोची रेजिड्यू थ्योरम। कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन अ सी। अब हमारे पास रेजिड्यू इस तरीके से निकालेंगे कि इसके लिए कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यू। अगर हमें अलग अलग पॉइंट पर रेजिड्यू निकालना है तो उनको हम सम करके लिखते हैं, सम ऑफ रेजिड्यू पोल्स विद इन सी। भाई जितने भी हमारे पोल्स हैं उनके लिए सभी के लिए अलग अलग रेजिड्यू निकलेगा और उनको हम सम करके लिखते हैं। तो इसको इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू आर। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल आर सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ पोल्स विद इन सी। आप देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, अपना इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या आएगा, पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोल्स फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पोल्स निकालूं तो z -1 z -2 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 1 और 2, यह है हमारे पास। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्या, पोल्स आ गए। पोल्स कैसे है हमारे यहाँ पर, सिंपल है भाई, सिंपल पोल है हमारे ये। अब देखो अब जितने पोल हैं उतने सभी के लिए हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर रेजिड्यू निकालती हूँ पहले। अब देखो सेम एज इट इज है जैसे हमने वहां पे किया था कोची फॉर्मूले में, मतलब कोची इंटीग्रल फॉर्मूले में, इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है। अब देखो उसने रीजन दे दिया, अगर इस रीजन के अंदर है तो रेजिड्यू फाइंड होगा, अगर इस रीजन के बाहर है तो रेजिड्यू फाइंड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर रीजन है मतलब 1.5, इसकी रेडियस है माइनस के 1.5। अब देखो यहाँ पर सेंटर कितना है 0 0। अगर मैं इसकी बात करूँ इस पॉइंट की, तो भाई ये पॉइंट तो है सेंटर के अंदर, भाई z इज इक्वल टू 0 भी है, z इज इक्वल टू 1 की बात करूँ तो 1 भी है, लेकिन z इज इक्वल टू 2 पॉइंट नहीं है। तो 2 पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं z इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये क्या है हमारा, आउटसाइड द सर्कल। तो इसी को मैं z1 मतलब r1 मान लूँ, तो r1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पर 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम निकालते हैं r2 के लिए। अगर मैं यहाँ पर निकालूं z 0 के लिए, अगर मैं यहाँ पे z 0 के लिए निकालूं तो क्या आएगा, देखो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा z माइनस 0, एफ जेड की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2z अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2। तो देखो z माइनस 0 ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचा ये, पर यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 0 भी था। तो देखो 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2, तो यहाँ से देखोगे 1/2i, इसकी वैल्यू r2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने रेजिड्यू जिस जो आउटसाइड है उसके लिए हम लिखते भी नहीं है, वैसे भी ये तो हमारा हमें पता है कि ये आउटसाइड है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, कोई बात नहीं, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू किस पे निकालनी है, 1 पर निकालनी है। 1 पे निकालेंगे तो क्या आएगी, लिमिट z टेंस टू 1, तो z माइनस 1 1 माइनस 2z अपॉन में z इंटू z माइनस 1 और z माइनस 2। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हुआ, लिमिट z टेंस टू 1, तो यहाँ पर आया 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 2, यह आया।
अब देखो यहाँ से इसको हमने क्या किया, z1 रखा तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 1 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आई हमारी 1 आई। -1 ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो R3 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 1, तो R3 आ गया हमारा 1। तो देखो अब कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाए यहाँ पे, बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो देखो कोची रेजिड्यू थ्योरम अगर हम लगाएं, क्या है, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, क्या है हमारे यहाँ पर 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 प्लस R3, भैया है हमारा 2 पाई आयोटा, R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू है हमारी 1/2 और R3 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ गई है 2 पाई आयोटा और यहाँ पे आ गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 पाई आयोटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना रेजिड्यू फाइंड करते हैं। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से अपना रेजिड्यू फाइंड होता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, इसके साथ हम यहीं पर इसमें हमारा एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये हमारा क्वेश्चन है e की पावर 2z प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 की पावर 5 वेयर c इज इक्वल्स टू दिस। हमें क्या करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे पोल्स निकालें, z माइनस 1 की पावर 5 है इज इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1, 5 आएंगे कितने ऑर्डर के, ऑर्डर 5 के। अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूँ, भाई रेडियस कितनी है 2 0 माइनस 2 0 और सेंटर यहाँ पे 0 0 है, तो देखो 1 है, 1 तो इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब रेजिड्यू फाइंड होगा पोल्स ऑफ ऑर्डर 5 के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले रेजिड्यू ही फाइंड कर लेते हैं। रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 1 ऑफ ऑर्डर 5 के लिए फाइंड करना है, तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और d 4 अपॉन d z की पावर 4, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा z माइनस 1 पॉइंट पे निकालना है, तो 1 की पावर 5 और e की पावर 2z प्लस z स्क्वायर और अपॉन में z माइनस 1 की पावर 5। इस z माइनस 1 की पावर 5 से 1 की पावर 5 कैंसिल हुआ, तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे बचा d की पावर 4 अपॉन डी जेड की पावर 4, यहाँ पर क्या है e की पावर 2z प्लस z स्क्वायर और dz, सॉरी dz नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 बार हमें इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लिमिट z टेंड्स टू 1, 4 फैक्टोरियल ओपन किया, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 6 4 24, तो क्या है 1 अपॉन 24। अब इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूं तो देखो क्या आएगा, e की पावर 2z का e की पावर 2z, मतलब ये आएगा 2 e की पावर 2z और यहाँ पे 2z। अगर डबल मतलब दोबारा करूँ तो क्या आएगा, 4 e की पावर 2z और प्लस 2। इसका एक बार और करें भाई, ये तो f डैश हुआ, ये f डबल डैश हुआ, f ट्रिपल डैश, हमें 4 बार करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 e की पावर 2z, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 3 बार हो गया, 4 बार करेंगे, f ट्रिपल डैश निकालेंगे तो 8 2 16 e की पावर 2z, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 16 e की पावर 2z। तो देखो अब यहाँ पर 1 अपॉन 24, यहाँ पर इंटू 16 e की पावर 2z, 2z की वैल्यू 1 रखी तो e स्क्वायर, 8 16 12, 4/3 e स्क्वायर, तो रेजिड्यू क्या है यहाँ पर 4/3 e स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा रेजिड्यू। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कोची रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है हमारी, यहाँ पर एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा आर, तो 2 पाई आयोटा आर की वैल्यू कितनी है 4/3 e की पावर 2, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर रेजिड्यू आ गया 8/3 ठीक है।
डिफरेंशिएट कर दे, यहाँ पर आएगा हमारा 8/3 पाई आई स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना रेजिड्यू फाइंड करते हैं। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से हम अपना रेजिड्यू निकालते हैं? ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। आई होप सो आपके लिए क्लास हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।